वंस अगेन वेलकम टू सती स्मार्ट क्लासेज। सभी को नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोग आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की सेकंड क्लास में भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांचेज, स्कोप एंड देयर इम्पोर्टेंस। इसके अंतर्गत जो है आज हम डिटेल में जो है बड़ी सरल और संक्षिप्त में बात करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से जो है आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि की शुरुआत एंशियंट यानी कि प्राचीन समय से ही जो है कृषि की शुरुआत हो गई थी। इंडिया के अंदर जो है बहुत ही प्राचीन समय से कृषि की शुरुआत हो गई थी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की लगभग 70% आबादी जो है, भारत की 70% आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। और कृषि का जो है प्राचीन ग्रंथों में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है। जैसा कि कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख देखने को मिला है। वृक्षायुर्वेद में, कृषि पराशर में, कृषि सूक्त में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, जैसे ग्रंथों में कृषि का इम्पोर्टेंस और विधियों का उल्लेख भी किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। डॉक्टर के.एल. मेहरा के अनुसार भारत प्राचीन काल से 2 फसलें उगाने वाला पहला देश था वर्ल्ड में। भारत जो है वर्ल्ड में पहला देश है जो कि एक साथ 2 फसलें, गेहूं और जौ उगाने वाला देश रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में कृषि उपज के प्रमाण मिले हैं। जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता की जब खुदाई की गई तो वहाँ पे जो है देसी हल, जोते हुए खेत, अनाज भंडारण के में पता चला, पहिए वाली गाड़ियों के अवशेष जो है, इनके सभी के अवशेष देखने को मिले। और वहीं से स्पष्ट हो गया कि जो है कृषि जो है बड़ा ही बहुत ही प्राचीन समय से ही जो है भारत के अंदर की जा रही थी। चलिए हम कुछ एंशियंट्स हिस्ट्री के बारे में जो है प्राचीन कृषि इतिहास के बारे में आप लोगों को बताते हैं संक्षिप्त में। बड़ी इम्पोर्टेंस है, एक एक लाइन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग जो है एक एक लाइन्स को बिल्कुल बारीकी से नोट करिएगा और देखिएगा। खाद्य कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कृषि विशेषज्ञ रह चुके डॉक्टर के.एल. मेहरा ने बताया कि सरस्वती नदी के किनारे में जो है भारत के अंदर कृषि के उद्भव का पता चला। सरस्वती नदी का एक पूछा जा सकता है कि कृषि का उद्गम इंडिया में सर्वप्रथम कहाँ पता लगा, तो वह है उसका उद्गम कहाँ हुआ या कैसे हुआ, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है सरस्वती नदी के किनारे आपका ऑप्शन होगा। भारत प्राचीन काल से ही एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है, जैसा अभी हमने बात करी। इस तरह भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की सभ्यता में प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। प्राचीन समय से ही राज्य व्यवस्था चलाने में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। महाभारत के सभा पर्व में आप देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताते हैं। महाभारत के सभा पर्व में ऋषि नारद जी जो है युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, कृषि को सुधारने हेतु स्थान पर कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाए जाए ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा पर ज्यादा निर्भर न रहे और जो है आपका जो है राज्य वो कृषि के वर्षा के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना हो। प्राचीन ग्रंथों में अक्षत, चावल को अक्षत कहा जाता था, गेहूं को कनक कहते थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इनसे संबंधित सवाल भी आ सकते हैं। जो तिल और श्रीफल को नारियल कहते हैं। और हल्दी, चंदन, ईख, राई, मेथी, सूत, कपास को क्या कहते हैं? कपास को सूत कहते हैं इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में कृषि उपज का अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है। भारत में कृषि का अस्तित्व हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारतीय कृषि का इतिहास और भी जो है इम्पोर्टेंट करता है
इम्पोर्टेंस दिखाता है ग्रंथों के अनुसार, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, जिससे मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद की रचनाओं में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का, जैसे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के अंदर किस तरह का जो है महत्व दर्शाया गया है, पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। और आपसे ये पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से देसी हल क्या क्या अवशेष मिले थे, देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण और पहिए वाली गाड़ी के अवशेष जो है वह देखने को मिले थे। अथर्ववेद में पादप सुरक्षा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। वारामहीरे के व्रत संहिता में मृदा वर्गीकरण यानी कि सोइल क्लासिफ, देखिए आप लोग सोचिए वारामहीरे के व्रत संहिता में सबसे उस समय भी जो है सोइल का क्लासिफिकेशन किया गया था, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वारामहीरी के अंदर जो है क्या क्या जानकारी दी गई है, सोइल क्लासिफिकेशन, मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान। ये पूछा जा सकता है कि मौसम पूर्वानुमान की जानकारी प्राचीन ग्रंथों में किस ग्रंथ के अंदर दी गई है, तो हमारा आंसर होगा वारामहीरी। अब हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब सभी सोचते होंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो है वैसे कोई साइंटिफिक डेफिनेशन अभी तक बनी नहीं है, परंतु जो है हम हमें आज तक किताबों में देखने को मिला है और जो हमारा खुद का विवेक है उससे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में आज देखिए आपको बताते हैं। कृषि शब्द क्या है, संस्कृत की कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, खींचना, आकर्षित करना, जोतना आदि। और कृषि का अर्थ जो है क्या होता है, कृषि का अर्थ, कृषि ये संधि विच्छेद टाइप में हो गया, कृषि प्लस इन बराबर कित। तो संधि का अर्थ जो होता है वो कृषि का अर्थ जो होता है जुताई, खेती किसानी। अतः कृषि से तात्पर्य जुताई करके, कृषि से क्या तात्पर्य है, जुताई करके फसल प्राप्त करना, जुताई करके फसल प्राप्त करना। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर शब्द जो है वो कहाँ से आया, और ये जो है एग्रीकल्चर शब्द का जो है वो किससे कहाँ से आया, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से लिया गया है, कृषि लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, और वो क्या है, एगर और एग्री और तथा कल्चरा। एगर का मतलब जो है मृदा और कल्चरा मतलब कृषि कर्म, यानी कि इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो है वही मैंने जो आपको बताया उसी तरीके से इसको समझाया गया है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया है कि एगर और एग्री और एगर का मतलब है अर्थ, और कल्चरा का मतलब है यानी कृषि कर्म, वही प्रबंध। इस प्रकार कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है। कृषि विज्ञान क्या है, जिसमें इस प्रकार क्या है, कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि के सभी तत्व समाहित होते हैं। सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। देखिए अब यहाँ हम समझते हैं कि कृषि क्या है। कृषि कुछ भी नहीं है। कृषि जो है के अंदर फसल उत्पादन भी होता है, पशुपालन भी होता है, मछली पालन भी होता है, वानिकी आदि के सभी तत्व जो है इसके अंदर समाते हैं। तो सामान्य जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन करना, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। अब देखिए बड़े बिल्कुल सरल शब्दों में इसको समझ सकते हैं। आधुनिक भारत में कृषि का विकास किस तरह से रहा, ये जरा जो है इसको थोड़ा सा हम बिल्कुल संक्षिप्त में समझेंगे।
बाकी बाद में जो है जब हम इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा डिटेल्स में हम इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है हम एंशियंट की बात करें तो सिर्फ एंशियंट के ऊपर ही जो है एंशियंट हिस्ट्री की ही बात करेंगे। सन 1899 से 1900 के भीषण अकाल को देखते हुए जो है सन 1800 से और 1900 के बीच में क्या हुआ था कि बहुत भुखमरी छा गई थी। तो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कृषि के चहुमुखी विकास के लिए क्या हुआ, सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई, इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई सन 1904 के अंदर। जो ये इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड आगे चल के जो है IARI के नाम से जाना गया है। सन 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। अब 1905 में जो है क्या किया गया है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना, फिप्स ऑफ PHIPPS फिप्स ऑफ USA, इसको जो है बाद में फिप्स ऑफ USA के नाम से भी जाना गया, क्योंकि हेनरी फिप्स के जो है वो USA के जो समाज सेवी थे और उन्हीं के द्वारा जो है इसके लिए हमें डोनेशन दिया गया और उसी डोनेशन से जो है इस फिप्स प्रयोगशाला का स्थापना की गई। पूसा स्थित कृषि संस्थान, पूसा स्थित ये फिप्स प्रयोगशाला जो है वो पूसा बिहार में जो है स्थापित की गई थी। पूसा स्थित कृषि अनुसंधान कृषि संस्थान का 1911 में क्या नामकरण किया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम दिया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट IIAR, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या नाम दिया गया इसको, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये आगे चल के जो है इसको IRI के नाम से ये जो है प्रचलित हुआ। सन 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से प्रचलित हुआ। इस संस्थान में फसलों और पशुओं के प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट व कवक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आदि विषयों में अनुसंधान हेतु व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। सन 1919 में जो है इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है व्यापक रूप से रूपरेखा तैयार की गई और 7 नवंबर 1936 क्या हुआ, 7 नवंबर 1936 को बिहार में विनाशकारी भूकंप की वजह से और विनाशकारी बाढ़ के कारण जो है पूसा इंस्टीट्यूट यानी कि IARI जो है वो वहाँ क्षतिग्रस्त हो गया और उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जिससे आज हम किस नाम से जानते हैं, IARI के नाम से जानते हैं। जो ये IARI जो है वो भी पूसा के अंतर्गत नई दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र किया गया। 1960 में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना देश के लिए कठिन चुनौती थी। 1960 में खाद्यान्नों की उपलब्धता करना देश के लिए, तब IRI के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर BP पॉल और पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की। तब क्या हुआ, तत्कालीन जो IRI के महानिदेशक थे डॉक्टर BP पॉल और जो हमारे जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये जो है कौन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडिया में है तो फिर वर्ल्ड में कौन है, सोचिए ज़रा। तो वर्ल्ड के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है और उन्होंने जो है हमारे साथ में काफ़ी जो है सहयोग किया। उन्होंने डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो है USA के बड़े रिसर्चर थे और ये सन 1963 में
बोने गेहूं के जनक डॉक्टर नॉर्मल। बोने गेहूं के जनक अगर पूछा जाए तो आपको बताना होगा डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग ने भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण कब किया? 1963 में। अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्म तैयार करने से देश को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई और देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। एक एक वर्ड और एक एक लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट करिएगा। इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि हम आगे आपसे पूछेंगे भी। 1963 में कौन आए? डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग जी जो है भारत का भ्रमण किया। और ये कौन थे? बोने गेहूं के जनक थे और उन्होंने अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्में तैयार करने से देश के अंदर खाद्य सुरक्षा को प्राप्त हुई और देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है सूत्रपात हुआ। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या है? जनक। ये यानी कि वर्ल्ड में अगर हम कहें कि वर्ल्ड वाइड ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग। देश में 1929 में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। देश में जो है 1929 में 1929 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर बोरलॉग के सफल प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में तेजी से कृषि उपज में आशातीत वृद्धि हुई, जिससे हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बन गया। देखिए दोनों ही महान जनक थे, महान साइंटिस्ट थे और इनके अथक प्रयासों से जो है हमारा देश जो है एक आत्मनिर्भर देश बन गया। अदरवाइज हमारे देश की जो है स्थिति प्राचीन समय में बहुत ही खतरनाक हुई थी। भुखमरी तक का जो है हमें सामना करना पड़ा था। ये रही प्राचीन इतिहास की कुछ संक्षिप्त बातें, बड़ी इम्पोर्टेंट थी। एक एक लाइनें जो है इसके अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट दी गई है, तो आप सभी लोग नोट करिएगा और समझिएगा। अब हम एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट ब्रांचेज है, वेरियस ब्रांचेज है, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नाम से ही जो है वो चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तो आपको बिल्कुल सरल भाषा के अंदर आंसर देना होगा। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनॉमी जो है, हम सबसे पहले जो है एग्रोनॉमी की बात कर लेते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट इसकी जो ब्रांच है, एग्रीकल्चर की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच कौन सी है? एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी जो है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोस यानी फील्ड अर्थात खेत, और नॉमोस मतलब कि मैनेजमेंट। एग्रोस मतलब फील्ड और नॉमोस मतलब मैनेजमेंट। तो एग्रोस मतलब फील्ड और नॉमोस मतलब मैनेजमेंट, अर्थात प्रबंधन से है। कृषि की एक विशेष शाखा जिसका संबंध फसल उत्पादन। एग्रोनॉमी में अगर पूछ लिया जाए किसका अध्ययन किया जाता है? फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन। सिंपल। एग्रोनॉमी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन हम जो है एग्रोनॉमी के अंदर करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम बागवानी, फल, सब्जी और पुष्प। अब देखिए हॉर्टिकल्चर में भी जो है फल, सब्जी, पुष्प, ये डिफरेंट ब्रांच इसके अंदर हो जाती है। इसके अंदर पोमोकल्चर जो है वो आपका फ्रूट से होता है, और फ्लोरिकल्चर जो है वो फ्लावर से होता है, और ऑलरिकल्चर्स वेजिटेबल्स वगैरह से संबंधित है। और अब एनिमल हस्बेंड्री नाम से ही क्लियर है, तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन, पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। देखिए इन सभी के अंदर क्या किया जाता है? विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन नाम से स्पष्ट है। मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
मछली पालन के अंदर नाम से स्पष्ट हो रहा है, मछली पालन एवं उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन और रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसको सेरीकल्चर। तो आपसे रेशम कीट पालन के बजाय जो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें रेशम का वैज्ञानिक, रेशम पालन, रेशम कीट, रेशम का जो है कीड़ा होता है उससे रेशम का उत्पादन होता है, तो रेशम कीट का पालन और उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। लैक जो है वो लाख से उत्पादन है, और लाख जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। तो लाख हमें का भी लैक कल्चर में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, लाख उत्पादन का। फॉरेस्ट्री के अंदर वनों में उगने वाले पौधों और उनके वनों में उगने वाले पौधों के उगाने और उनके उपयोग का, ठीक है। वनों में उगने वाले, फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में उगने वाले पौधों और को उगाने का और उनके उपयोग भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन जो है इसके अंदर किया जाता है। मशरूम उत्पादन नाम से स्पष्ट है, मशरूम उत्पादन से पोल्ट्री, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री जो है मुर्गी पालन से संबंधित है। वेरियस ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इसके अंदर जो है कीट पालन, ये एग्रीकल्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। एंटोमोलॉजी, फसलों में लगने वाले कीटों का जो है इसमें वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसके अंतर्गत जो है फसलों और पौधों पर लगने वाले विभिन्न रोग और कारकों के और उनका नियंत्रण का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। और एग्रीकल्चर के अंदर जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि प्रसार क्या है। कृषि प्रसार क्या है कि किसी अनुसंधान यानी कि कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीन टेक्नोलॉजी यानी कि नवीन तकनीकी जानकारी को किसानों के खेत तक पहुंचाने का जो है अध्ययन जो किया जाता है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर होता है। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम है कि रिसर्च और नवीन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जो है किसानों के खेत तक पहुंचाने का काम जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का होता है। तो इस शाखा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि लागत एवं आय, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कृषि लागत एवं आय की गणना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय जलवायु विविध, तो भारत क्या है, भारत जलवायु की विविधता वाला देश है। यहाँ अलग अलग भौगोलिक खंडों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदा वायु वेग का स्तर अलग अलग देखने को जो है यहाँ पे मिलता है। तो चूंकि कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त क्या है, कृषि कार्यों के लिए जलवायु, भूमि, मीठा जल और उन्नत बीज, सस्ते मजदूर, ये कहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं, इंडिया में ही जो है आपको उपलब्ध हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट कहाँ मिलेगी आपको, देश के दुनिया भर का रिसर्च जो है इंडिया में किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया जो है विविध क्लाइमेट वाला जो है देश है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो है क्लाइमेट कंडीशंस है। तो अलग अलग सॉइल्स है, अलग अलग वाटर है, और यहाँ पे आसानी से जो है लेबर भी मिल जाती है। इसलिए भारत विश्व के अनेक देशों की अपेक्षा जो है खेती व कृषि कार्यों के अन्य कार्यों की दृष्टि से उपयुक्त स्थान माना जाता है। देखिए क्या है, इंडिया को उपयुक्त स्थान माना जाता है वर्ल्ड के अंदर खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्या जो है इसके इम्पोर्टेंस के क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्या क्या जो है इसका इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में। इंडिया के अंदर जो है मानसून पर आधारित खेती, देखिए हमारे यहाँ पे क्या मानसून आधारित खेती है। अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसीलिए जो है 70% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर करती है। परंपरागत तकनीक, खाद्यान्न फसलों की अधिकता,
रोजगार का प्रमुख साधन, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल जो है एग्रीकल्चर से मिलता है हमको। ये कहाँ से मिल रही है? खाद्यान्न उपलब्धता, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल, पशु चारा, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल, बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्या है? एग्रीकल्चर है। और विदेशी व्यापार और निर्यात, आज के समय में भारत जो है बहुत ही बड़ा निर्यातक देश है। बहुत ही जो है यहाँ पे हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। देश की आर्थिक विकास यानी कि जीडीपी, एग्रीकल्चर का जो है जीडीपी में बहुत ही बड़ा योगदान है। और वो जो है 28% समथिंग है, बट मैं इसको कंफर्म देख के ही जो आगे आपको बताएंगे। तो ये वेरियस फील्ड्स जो इसके इम्पोर्टेंस। अब हम बात करें स्कोप की, यानी कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में स्कोप क्या क्या है। तो वैज्ञानिक खेती के द्वारा फसल उत्पादन, फलोत्पादन और पशुपालन किया जाता है। सेवा क्षेत्र में कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन, कृषि प्रशिक्षण, ये जो है हमें इसके सर्विसेज के सेक्टर। कृषि अनुसंधान, बीज उत्पादन हम करते हैं, पादप रोग नियंत्रण करते हैं, कीट नियंत्रण करते हैं। कृषि उद्योगों में जो हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के यानी कि वेरियस एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं। डेयरी उद्योग, गुड़ शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, दवा तैयार खाद्य सामग्री उद्योग, तंबाकू उत्पाद उद्योग, और जो है खाद्य एवं उर्वरक, वर्मी कल्चर, बीज उत्पादन, कृषि उपयोगी रसायन और कृषि यंत्र निर्माण। ये डिफरेंट टाइप्स के जो है यहाँ पे हमको स्कोप जो है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। कृषि उपज व्यापार में जो है देखिए हम एग्री बिजनेस के थ्रू एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं। कृषि उपज क्रय विक्रय मंडियाँ जो है ये सभी हमें क्या है, एक रोजगार प्रदान कर रही है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। भारत में कितने, आज हमारा चैप्टर पूरा हुआ और अब जो है यहाँ पे आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं जिनका आंसर आप सभी को देना है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चंस करके बात करते हैं। वैसे मैं आपको आप जो है अपना आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं। आगे एक एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बट मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि भारत में जैसा मैंने कई बार कहा कि 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। किस नदी पर शोध कार्य प्रमाणित हुआ प्राचीन काल से ही? इसके अंदर जो है बिना सोचे समझे सरस्वती नदी के किस नदी द्वारा प्रमाणित हुआ कि प्राचीन काल से ही भारत में एक साथ दो फसलें उगाई जाती है? सरस्वती नदी के किनारे जो है ये हमको पता चला। अथर्ववेद में जानकारी दी गई है पादप सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई है। कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में दिया गया है? कृषि पूर्वानुमान और इसका जो है उल्लेख किस जो है वारा महिरी और डॉक्टर MS रंधावा। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर MS रंधावा। फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई? 1905 में। लेकिन ऑप्शंस में जो है वहाँ पे 1904 दिया गया है, तो यहाँ पे जो है वो गलत हो सकता है। 1904 के अंतर्गत जो है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना जो है की गई थी। तो चलिए ये आप लोगों ने अभी देख लिया है 70% जो है जनसंख्या और सरस्वती नदी पर हमारा जो है दो फसलों का अध्ययन और पादप सुरक्षा अथर्ववेद में। और भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर MS रंधावा। फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना 1904। ये 1904 जो है आपका आंसर गलत हो सकता है।
तो यदि ऑप्शन में यदि 1904 ही आता है बाय द वे, तो आप लोगों को 1904 पे टिक करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये 1905 और 1904, तो ये सब 1911 है नहीं। 1911 के अंदर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई, ये है नहीं। और 1929 के अंदर जो है आपका ICAR की स्थापना हुई, ICAR। और 1936 में जो है IARI को जो है दिल्ली में पूसा में ट्रांसफ़र किया गया। पूसा दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया। ये वहाँ पे भी पूसा के नाम से जाना जाता है, बट इसको पूसा से न्यू दिल्ली में ट्रांसफ़र 7 नवंबर 1936 को जो है 7 नवंबर को इसको ट्रांसफ़र किया गया। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आज हम एक मोटिवेशन के साथ इस क्लास की को ख़त्म करते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा क्या है? सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेल्सन मंडेला जी ने कहा। और नेल्सन मंडेला जी कौन थे, ये जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो संघर्ष अपने देश के लिए किया वो बहुत ही खतरनाक और विचित्र था। नेल्सन मंडेला जी जेल से लेकर और राष्ट्रपति तक जो है नोबेल पुरस्कार तक उन्होंने लिया है। तो वो जो है एजुकेशन से ही संभव हो पाया। किसी गलतफहमी की वजह से उनको जेल जाना पड़ा था, परंतु एजुकेशन ने उनको जो है हौसला दिया और एजुकेशन की वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति भी बने। तो आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन क्या पावर है और एजुकेशन में कितना दम है। थैंक यू। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।